स्टूडेंट्स। देखिए आज का जो थॉट है बिल्कुल आपके माफिक है। बिल्कुल देखिए लिखा है स्वयं को सुलझाने का प्रयास करो, समस्याएं अपने आप सुलझने लगेंगी। अभिप्राय यह है कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो खुद को भी संभालने का प्रयत्न नहीं कर रहे हैं, यानी खुद वर्क करने की तैयारी नहीं करते हैं। तो काम होगा कैसे? जब तक अगर आप जो क्लासेस मैं आपको दे रहा हूं उन क्लासेस को सुनेंगे नहीं, देखेंगे नहीं, तो आपकी समस्या हल होने वाली नहीं है। इसलिए पहले अपने आप को सुलझाइए, समस्याएं जरूर सुलझेंगी। तो स्टूडेंट्स आज का जो जैसे हमारा चैप्टर चल रहा था, अभी ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर चल रहा था, जिसके अंतर्गत हमारा जो टॉपिक था वो था डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। और डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी की बात हमने कर ली थी, डेलीगेशन का मीनिंग भी पढ़ लिया था, और उसके बाद हमने पढ़ा था डेलीगेशन के जो एलिमेंट्स हैं उनको भी हमने पढ़ा था कि 3 एलिमेंट्स हैं। अब हम बात करेंगे बेसिस ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज द बेस ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। स्टूडेंट्स, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का बेस जो होता है वो होता है आपका डिवीजन ऑफ लेबर। एक्चुअली डिवीजन ऑफ लेबर, क्योंकि सबसे पहले क्या करता है जो भी मैनेजर होता है, वो जो वर्क होता है उसको क्या करता है कि छोटे छोटे टुकड़ों में सब डिवाइड करता है, और सब डिवाइड करने के बाद वो क्या करता है, फिर बाद में अपने सबऑर्डिनेट के बीच में उनको डेलीगेट करता है, यानी जो वर्क होता है उसको डिवाइड करता है। वर्क जो है या रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो देता है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देने के बाद आपको पता है कि फिर जरूरत पड़ती है किसकी? अथॉरिटी की, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी कांट बी कंप्लीटेड विदाउट सफिशिएंट अथॉरिटी। तो उसके बाद अथॉरिटी देनी पड़ती है, और अथॉरिटी जब दे दी जाती है तब जो है अकाउंटेबिलिटी बनती है। तो कहने का मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल अगर बेस ही नहीं होगा, यानी अगर डिवीजन ऑफ लेबर नहीं होगा, तो डेलीगेशन का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। इसलिए हम कहते हैं कि डिवीजन ऑफ वर्क अगर स्मॉल पार्ट्स में होगा, उसके बाद हम क्या करेंगे, यानी कहने का वर्क जो असाइन करेंगे किसको? अपने सबऑर्डिनेट को, और सबऑर्डिनेट को वर्क असाइन करेंगे तो उनको क्या करेंगे? अथॉरिटी भी देना पड़ेगा, और अथॉरिटी होगा तब क्या होगा? रिस्पॉन्सिबिलिटी भी जो है अराइज होगा। एक्चुअली अथॉरिटी कम्स इनटू प्रैक्टिस आफ्टर डिवीजन ऑफ लेबर। देयर इज नो एग्जिस्टेंस ऑफ अथॉरिटी विदाउट ड्यूटी। ड्यूटी के बिना जो है कोई एग्जिस्टेंट नहीं है अथॉरिटी का। इन दिस वे वी कैन से दैट डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी इज बेस्ड ऑन द डिवीजन ऑफ लेबर। तो हम कह सकते हैं कि डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी जो बेस्ड है किसके ऊपर? डिवीजन ऑफ लेबर के ऊपर। तो कल को अगर आपसे क्वेश्चन होता है कि व्हाट इज द बेसिस ऑफ डेलीगेशन, तो आप इसको कह सकते हैं। और उसके बाद हम दूसरा टॉपिक आज का पढ़ रहे हैं, प्रोसेस ऑफ डेलीगेशन। डेलीगेशन का प्रोसेस क्या है? प्रोसेस मीन मैंने आपको बताया था कि इसका क्रम क्या है। तो देखिए इसमें जो प्रोसेस है वही इसके एलिमेंट, तीनों एलिमेंट है, उनको जो हमने सबसे पहले क्या करना है इसके प्रोसेस के अंतर्गत, कि जब हम वर्क देंगे अपने सबऑर्डिनेट को, तो सबऑर्डिनेट को वर्क देंगे, सबसे पहले क्या करेंगे? असाइनिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी हम क्या देंगे? वर्क देंगे, असाइनिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो कहता है कि द फर्स्ट स्टेप इन द डेलीगेशन प्रोसेस इज असाइनिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि कोई भी ऑफिसर जो है सारे काम को अकेला तो कर नहीं सकता, इसलिए वो क्या करता है कि अपने जो वर्क होते हैं उनको सब डिवाइड कर लेता है, और सब डिवाइड करने के बाद जो मेन वर्क होता है वो तो अपने पास रख लेता है, और बाकी जो वर्क होता है वो अपने सबऑर्डिनेट के बीच में डिवाइड कर देता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसे क्या करना पड़ेगा कि वर्क को डिवाइड करना पड़ेगा, और इसके साथ साथ वाइल असाइनिंग, जो जब वो वर्क को डिवाइड कर देता है सबऑर्डिनेट के बीच में, तो उनकी कैपेसिटी का और उनकी स्किल का भी उसे ध्यान रखना है, क्योंकि सबऑर्डिनेट की कैपेसिटी और स्किल को अगर ध्यान में रख करके हम वर्क डिवाइड नहीं करेंगे तो हमारा वर्क जो है वो सही ढंग से कंप्लीट नहीं होगा। अब जैसे सपोज करें कि एक फाइनेंस मैनेजर जो है वो अगर अपने वर्क को डेलीगेट कर रहा है, तो वो क्या करेगा? फाइनेंस के वर्क को पहले डिवाइड करेगा, फिर जो फाइनेंशियल डिसीजन के कार्य है वो तो खुद अपने पास रख लेगा, और जैसे सपोज करें कुछ जॉब है, अकाउंटिंग है, डाटा कलेक्शन है, वो अपने सबऑर्डिनेट के बीच में डिवाइड कर देगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना पड़ेगा? असाइनिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसके बाद है ग्रांटिंग अथॉरिटीज। उसके बाद देखिए द सेकंड स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ डेलीगेशन इज ग्रांटिंग अथॉरिटी फॉर सक्सेसफुल वर्क परफॉर्मेंस।
क्योंकि अगर सबॉर्डिनेट से आपने सक्सेसफुली वर्क लेना है तो उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ आपको अथॉरिटी देना होगा। असाइनिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी विदाउट अथॉरिटी टू द सबॉर्डिनेट इज मीनिंगलेस, यानी इसका कोई औचित्य ही नहीं है। यदि आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दिया है लेकिन अथॉरिटी जो है वो नहीं दिया है, तो कहने का मतलब सबॉर्डिनेट को जितनी अथॉरिटी की नीड है टू कंप्लीट द वर्क असाइंड वर्क, तो उतनी अथॉरिटी यानी सफिशिएंट अथॉरिटी उसको दिया जाएगा, तभी वो वर्क को जो है कंप्लीट कर पाएगा। इसके बाद हम आते हैं नंबर 3, जो इसका स्टेप है वो आपका है फिक्सिंग अकाउंटेबिलिटी। जब आपने क्या कर दिया, रिस्पॉन्सिबिलिटी हैंड ओवर कर दी किसको, अपने सबॉर्डिनेट को, और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ आपने नीडेड अथॉरिटी जो अपने सबॉर्डिनेट को दे दी है, तो जो लास्ट स्टेप है किसका, डेलीगेशन का, वो है आपका क्या, अकाउंटेबिलिटी यानी आंसरेबिलिटी जिसको कहते हैं। कहता है कि द लास्ट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ डेलीगेशन इज टू होल्ड सबॉर्डिनेट accountable for their work performance, answerable for their work performance. Every subordinate is just accountable to that officer who delegates authority for the fulfillment of job. यानी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी असाइन करता है उसी ऑफिसर के प्रति जो है सबॉर्डिनेट क्या होगा, रिस्पॉन्सिबल होगा। अकाउंटेबिलिटी मींस क्या होता है, जस्टिफिकेशन डिमांडेड बाय द सुपीरियर फॉर द वर्क परफॉर्मेंस, यानी आपके काम की जो परफॉर्मेंस है उसकी जस्टिफिकेशन, उसकी आंसर जो है, उसकी सफलता और असफलता के लिए आपसे आपका बॉस पूछता है, तो उसको आपको जो है आंसर देना पड़ेगा। और स्टूडेंट्स, ये था आपका प्रोसेस ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। अब हम लेकर के आ रहे हैं इंपोर्टेंस ऑफ डेलीगेशन। देखिए डेलीगेशन क्यों किया जाता है, एक मैनेजर को डेलीगेट करने का, अथॉरिटी डेलीगेट करने के क्या बेनिफिट्स हैं वो हम पढ़ेंगे। तो देखिए सबसे पहला है कि इफेक्टिव मैनेजमेंट। एक मैनेजर जो है अपनी, आपको मैंने कहा कि मेन जो वर्क है वो अपने पास रख करके बाकी के वर्क को जो है अपने सबऑर्डिनेट में डिवाइड कर देता है, ताकि उसके पास मैनेजमेंट के लिए ज्यादा वक्त रहे और वो अपना जो है बाकी जरूरी कामों में अपना समय लगाएगा, जिससे उसका मैनेजमेंट इफेक्टिव होगा। नंबर 2 है एम्प्लॉय डेवलपमेंट। अगर हम अपने सबऑर्डिनेट के अंदर जो वर्क देंगे और उनको जो है डिसीजन मेकिंग पावर देंगे, तो धीरे धीरे प्रैक्टिस के द्वारा वो डेवलप होंगे और ज्यादा चैलेंजिंग वर्क जो है कल को लेने के लिए प्रिपेयर होंगे। उसके बाद है मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉइज। जब हम अपने एम्प्लॉइज के ऊपर इस तरह का फेथ करते हैं और उनको इस तरह से डिसीजन मेकिंग पावर देते हैं, तो उनके अंदर जो है एक मोटिवेशनल पावर जो है उनके अंदर आती है, और विद बेटर, इससे क्या होता है कि उनकी जो परफॉर्मेंस होती है वो पहले की अपेक्षा और ज्यादा बेटर हो जाती है और वो ऑर्गेनाइजेशन के प्रति ज्यादा फेथफुल भी हो जाते हैं। इसके बाद नंबर 4 पे हम आते हैं कि फैसिलिटेशन ऑफ ग्रोथ। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी से केवल यही नहीं होगा कि भी मतलब एम्प्लॉइज मोटिवेट होंगे, बल्कि क्या होगा, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी डज नॉट डेवलप ओनली वन पर्सन और डिवीजन बट फैसिलिटेट द डेवलपमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एज ए होल। पूरे ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप करती है। इससे क्या होगा कि आपके पास एडिक्वेट नंबर ऑफ एम्प्लॉइज जो है तैयार होंगे फ्यूचर के लिए। कल को अगर आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो करना है तो आपके पास जो है ये तैयार होगी वर्कफोर्स। उसके बाद है बेसिस ऑफ मैनेजमेंट हायरार्की। अब देखिए मैनेजमेंट हायरार्की इज इनविटेबल टू run a business organized successfully only because of this hierarchy. The superiors and subordinate come into contact. क्या होगा कि जब इस तरह से डेलीगेशन किया जाएगा तो सुपीरियर और सबऑर्डिनेट एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे, एक दूसरे को सही ढंग से समझेंगे और इस तरह से उनके बीच में जो है एक अच्छा रिलेशन बनेगा। दिस हायरार्की इज एस्टैब्लिश्ड थ्रू द प्रोसेस ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। अंडर दिस अथॉरिटी फ्लो फ्रॉम टॉप टू लेवल टू द बॉटम लेवल, यानी टॉप से बॉटम लेवल को ये फ्लो होगा। एज ए रिजल्ट सीनियर एंड सबऑर्डिनेट लिंक्स आर एस्टैब्लिश्ड फ्रॉम टॉप टू बॉटम। आपस में सीनियर और जूनियर के लिंक जो है वो बढ़िया बनेंगे। और इसके बाद है कोऑर्डिनेशन भी बेटर बनेगा। अगर इस तरह से सीनियर और सबऑर्डिनेट बार बार कांटेक्ट में आएंगे तो उनके बीच में जो अच्छा कोऑर्डिनेशन बनने की संभावना बन जाती है। और इसी तरह से प्रॉम्प्ट डिसीजन,
जैसे मैंने आपको बताया, जो ही आप डिसीजन मेकिंग पावर को इंक्रीज करेंगे तो जो डिसीजन है वो ज्यादा प्लेस पे लिया जाएगा, ज्यादा जगह पर डिसीजन लिया जाएगा, तो जो डिसीजन है वो जल्दी होंगे। और कई बार जल्दी डिसीजन करने से हम कई अपॉर्चुनिटीज का बेनिफिट ले सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये थे आपके इंपॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन। तो आज हमने स्टडी किया बेसिस ऑफ डेलीगेशन, प्रोसेस ऑफ डेलीगेशन एंड इंपॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन। तो स्टूडेंट्स, ये टॉपिक्स आप तैयार करेंगे और इनको अच्छी तरह से अपनी नोटबुक में लिखेंगे भी, ठीक है। इसी तरह से पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।